तो फ्रेंड्स, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य पर यूजीसी नेट का वीडियो लेकर के आऊँगा, उसकी तैयारी कराऊँगा। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हिंदी साहित्य के इतिहास पे बात करने जा रहे हैं, जो हमारा नेट के सिलेबस के यूनिट 2 में है। तो देखिए, आदिकालीन गद्य साहित्य। आज हम लोग आदिकाल में, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहते हैं, आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखा गया, हालांकि आदिकाल में बहुत कम मात्रा में गद्य साहित्य लिखा गया क्योंकि पद्य साहित्य ही ज़्यादा था। तो आदिकालीन गद्य साहित्य पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूपी जीआईसी मेंस के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो देखिए, आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ अस्फुट प्रयास दिखाई देते हैं। यानी कि आदिकालीन साहित्य में तो काव्य रचना हो रहा था, लेकिन काव्य रचना के साथ साथ क्या हो रहा था, गद्य रचना यानी कि गद्य साहित्य भी लिखा जा रहा था। इसके कुछ प्रयास दिखाई देते हैं, जैसे राउल बेल। राउल बेल एक चंपू काव्य था। राउल बेल एक चंपू काव्य था जो आदिकाल का गद्य काव्य था। दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, और तीसरा है वर्ण रत्नाकर। तो राउल बेल जो एक चंपू काव्य है रोडा कवि का, दूसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरा वर्ण रत्नाकर, ये तीनों किताब आदिकालीन गद्य साहित्य में काफ़ी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। देखिए, पहला जो आदिकालीन गद्य साहित्य है वह है कुवलय माला कहा। क्या है? कुवलय माला कहा। तो आप जानते हैं कि कुवलय माला कहा जो है, इसके लेखक है अधोतन सूरी। कौन है? अधोतन सूरी। कहीं कहीं पर आपको उद्धोतन सूरी भी मिलता है। तो कुवलय माला कहा अधोतन सूरी ने 778 ईस्वी में यानी कि 8वीं शताब्दी में इस गद्य कृति की रचना की। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गद्य जो है वह है राउल बेल। क्या है? राउल बेल। आप जानते हैं कि राउल बेल एक शिलांकित कृति है। शिलांकित अर्थात पत्थरों पर खुदाई करके लिखा गया, अंकित। और ये 10वीं शताब्दी में रचित, यानी कि राउल बेल की रचना किस शताब्दी में हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई। और यह कृति जो है, जो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना है। देखिए, चंपू काव्य किसको बोलते हैं? जो गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है उस काव्य को चंपू काव्य बोलते हैं। तो राउल बेल एक शिलांकित कृति है, 10वीं शताब्दी में लिखित गद्य पद का एक चंपू काव्य है और चंपू काव्य की ये प्राचीन रचना है। हिंदी साहित्य में नक्सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य में जो नक्सिख वर्णन की जो परंपरा शुरू होती है वह राउल बेल से ही प्रारंभ शुरू होती है, नक्सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा। और इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। यानी कि राउल बेल में राउल नायिका जो है, इसकी नायिका कौन है? राउल बेल में राउल है, उसका नक्सिख वर्णन हुआ है। देखिए, नक्सिख वर्णन उसको बोलते हैं जिसमें नायिका के नख से लेकर के, यानी कि पैर के नख से लेकर के उसके सिर की, यानी कि उसके पैर से लेकर के उसके खूबसूरती तक का वर्णन हो, श्रृंगारिक वर्णन हो, नक्सिख कहलाएगा। तो इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिख वर्णन से हुआ है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है और फिर बाद में किस में किया है? गद्य में किया है। तो ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया, इसलिए चंपू काव्य है राउल बेल। देखिए, इस कृति के रचनाकार रोडा नामक कवि माने जाते हैं। राउल बेल का रचना किसने किया? रोडा नामक कवि ने किया, अर्थात रोडा नाम का एक कवि था, इसने इस कृति का रचना किया। राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउल बेल में हिंदी की कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोली, यानी कि हिंदी के इसमें 7 बोली पाई जाती है, जिनमें राजस्थानी प्रधान है, जिसमें राजस्थानी क्या है? प्रधान। दूसरा देखिए, दूसरा काव्य है आदिकालीन गद्य साहित्य में, तीसरा काव्य उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आप जानते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के जो सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की। मतलब उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इसकी रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में किया। और दामोदर शर्मा कौन थे? तो महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ यानी कि व्याकरण के प्रारंभिक नमूने आपको उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है, इसलिए यह एक व्याकरण ग्रंथ है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, किसको? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति
और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। और बनारस और उसके आसपास की प्रदेश की संस्कृति किस किताब में मिलता है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी क्या करती है, मिलती है, किसमें, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। उक्ति व्यक्ति, देखिए अब चौथा जो गद्य साहित्य है आदिकाल में लिखा गया वह है वर्ण रत्नाकर। कौन सा है, वर्ण रत्नाकर। आप जानते हैं वर्ण रत्नाकर की जो रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि ने मैथिली हिंदी में की। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया। ये मैथिली कवि थे और मैथिली और हिंदी दोनों में लिखा गया, मैथिली हिंदी में लिखा गया पहला गद्य है क्या, वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि ने मैथिली हिंदी में की। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर क्या है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अधिकांश विद्वान ने इसका रचना काल 14वीं शताब्दी माना है। देखिए वर्ण रत्नाकर कितवीं शताब्दी में लिखा गया, 14वीं शताब्दी में लिखा गया। स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनकी रचना 14वीं शताब्दी माना है। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, अर्थात इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। यानी कि वर्ण रत्नाकर जो है जो एक डिक्शनरी जैसा, यानी कि शब्दकोश वाला किताब आप इसको मान सकते हैं। यानी कि इसका जो ढांचा है वह विश्वकोशात्मक है। यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। यानी कि वर्ण रत्नाकर किताब का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने और पंडित बबुआ मिश्र ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से ही वर्ण रत्नाकर किताब का क्या किया, संपादन किया। तो ये आदिकाल के 4 प्रसिद्ध ग्रंथ हुए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह मेरा खुद का नोट्स है जिससे मैं आपको अभी पढ़ाया हूं आदिकालीन गद्य साहित्य। और मैं आपको बता दूं कि इसी नोट्स से मैंने MA सेकेंड सेमेस्टर के दौरान ही UGC नेट जैसे परीक्षा को फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर किया था। तो मैं हमेशा बच्चों को वही चीज़ पढ़ाने के कगार पे रहता हूँ जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बाहरी बातों से बहुत दूर रहता हूँ। मेरी क्लास बहुत छोटी मिलेगी, मैं कम देर का वीडियो बनाऊँगा लेकिन वह वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक होगा, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं जो जो टॉपिक आपको पढ़ाते जाता हूँ उस टॉपिक से आप नोट्स बनाइए और आप PYQ सोल्व कीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद मेरे पढ़ाने का इम्पोर्टेंस का पता चलते जाएगा। जी धन्यवाद। अगर आप नेट JRF या क्या बोलते हैं JIC मेंस प्रवक्ता की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जी थैंक यू, धन्यवाद।